हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रंजीत कुमार। एसडी विद्यापीठ में आपका स्वागत है। और स्टूडेंट्स, हम आज इस टॉपिक में पूरी तरह से खून के बारे में डिटेल्स जानेंगे। खून के कुल कितने प्रकार हैं, खून के कुल कितने काम हैं, खून के अंदर क्या क्या चीज़ पाई जाती है, इनकी गुण क्या है, इस टोटल टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही साथ ये बता दूं कि ये जो खून होते हैं, खून का प्रवाह का मेन सेंटर होता है हमारा हृदय। हृदय से ही खून प्रवाह होता है पूरे शरीर की ओर। तो हृदय के बारे में आप पूरी तरह से जानकारी अगर नहीं जानते होंगे तो मेरे पिछले वीडियो को आप जरूर देखिएगा। उस वीडियो में हृदय के बारे में पूरी तरह से डिटेल्स बताई गई है। हृदय के कार्य के बारे में बताई गई है, हृदय की संरचना के बारे में बताई गई है, यानी कि बनावट कैसे हुआ है इसके बारे में बताई गई है, और हमारे शरीर में कहाँ पर स्थित है हृदय, इन सारी तमाम डिटेल्स के बारे में, हृदय के बारे में बता दी गई है। तो टॉपिक जाकर पूरी तरह से देखिएगा, तब ये टॉपिक आकर देखिएगा तब बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए हम टॉपिक को शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम पूरी तरह से खून के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, खून को हम इंग्लिश में ब्लड कहते हैं, हिंदी में रक्त, या फिर साइंस की भाषा में अन्य हिंदी में रुधिर के नाम से जाना जाता है। और इसका अगर टेक्निकल नाम जाना जाए, बायोलॉजिकल नाम जाना जाए, तो बायोलॉजिकल नाम में हेमेटोलॉजी कहते हैं। खून के अगर अध्ययन के बारे में बात किया जाए तो इसको हम लोग हेमेटोलॉजी कहते हैं या सेरोलॉजी भी कहा जाता है। तो हम बात करते हैं रक्त के गुण के बारे में। सबसे पहले देखिए, रक्त के जो गुण होता है इनके बारे में डिटेल्स यहाँ पे लिखा गया है कि पहला जो रक्त एक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक का मतलब क्या होता है? संयोजी ऊतक का मतलब क्या होता है? देखिए, रक्त जो है ये हृदय से प्रवाह होता है तो विभिन्न धमनी और धमनिकाओं के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है और सभी प्रकार के ऊतकों से संपर्क करता है। इसलिए इसे कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। कनेक्टिंग टिश्यू यानी कि संयोजी ऊतक। कनेक्टिंग का मतलब संयोजी, टिश्यू मतलब ऊतक। कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं यानी कि संयोजी ऊतक कहते हैं। तो अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा रक्त को संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं, तो आप आसानी से बता पाइएगा कि रक्त हृदय से प्रवाह के समय सभी प्रकार के ऊतकों से संपर्क करता है, इसलिए इसे संयोजी ऊतक या फिर कनेक्टिंग टिश्यू कहते हैं। अब इसका रंग का बात किया जाए तो रंग जो है सामान्यतः लाल रंग का दिखाई देता है। ऐसे रंग जो है अगर काट दिया जाए, कहीं से खून अगर निकलेगा बॉडी से तो वो लाल रंग का दिखाई देगा, लेकिन रियल में खून का रंग होता है पीला। हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त लाल रंग का दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन के बारे में आगे डिटेल से जानेंगे। हमारे रक्त का जो प्रवाह होता है, प्रवाह का मतलब रक्त के आने और जाने का जो रास्ता होता है वो दो प्रकार के रास्ता है, एक धमनी है और एक सिरा है। देखिए, धमनी और सिरा दोनों हमारे हृदय से मेन कनेक्ट जुड़ा हुआ है, हृदय से जुड़ी रहती है और पूरे शरीर में फैली हुई है। यहीं से इनका मेन द्वार है। धमनी में जो रक्त का प्रवाह होता है वो शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, और सिरा में जो रक्त का प्रवाह होता है अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। सिरा क्या करता है कि टोटल शरीर से अशुद्ध हुआ रक्त, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है तो उस रक्त को अशुद्ध रक्त कहते हैं। तो वही अशुद्ध रक्त को सिरा शरीर के सभी भागों से निकाल कर लेकर आता है शुद्ध करने के लिए हृदय में, और हृदय अपना काम करता है शुद्ध करने का। और वो काम शुद्ध करने का हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और धमनी क्या करेगा, जब शुद्ध हो जाएगा हृदय में खून, तो खून को पूरे शरीर में जब पंप करता है तो पहुंचाने का काम करता है, शुद्ध खून धमनी पहुंचाने का काम करता है। इस धमनी में जो रक्त का दाब होता है वो 120 के स्पीड से होता है, और इसमें 80 के स्पीड होता है। तो 120 स्पीड इसमें होता है और सिरा में स्पीड होता है 80। अब बताइएगा, जिस पाइप में ज्यादा प्रेशर रहेगा उसका दीवार मोटी रहेगी, या जिस पाइप में कम प्रेशर होगा उसका दीवार मोटी रहेगी। तो आप आसानी से जान पाए होंगे कि जिसका स्पीड ज्यादा रहेगा उसकी दीवार जो है मोटी रहेगी। तो धमनी की जो दीवार होती है, आंतरिक दीवार, जैसे मान के चलिए अगर इसके अंदर खोखला कर देंगे तो इसमें जो अगर प्रवाहित हो रहा है खून, तो इसके दीवार अंदर का जो दीवार का बात किया जाए तो वो अंदर की दीवार मजबूत रहती है, मोटा रहती है, धमनी में इसमें पतला रहती है। अब बात करते हैं इसके पीएच मान के। देखिए, इसका पीएच मान रक्त का 7.4 होता है, यानी कि यहाँ पर क्षारीय लिखे हैं। देखिए, अगर पीएच मान किसी का भी 7 से ऊपर हो गया तो वो क्षारीय हो जाता है, 7 से नीचे हो गया वो अम्लीय हो जाता है, और 7 के बराबर होता है वो हमारा उदासीन होता है। तो 7 के बराबर जो जल पीते हैं, पानी पीते हैं, वाटर पीते हैं, उसका पीएच मान एकदम बिल्कुल 7 के बराबर होता है तो वो उदासीन रहता है। तो 7 से ज्यादा है तो क्षारीय है, 7 से कम रहता तो अम्लीय हो जाता है, 7 के बराबर उदासीन हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके मात्रा के बारे में। पुरुषों में और महिलाओं में दो हिसाब से मात्रा जानते हैं। पुरुषों में इसकी मात्रा मेल में 5.5 लीटर रक्त होता है, यानी कि 5.5 लीटर होता है, और वहीं महिलाओं में बात किया जाए तो महिलाओं में 5 लीटर रक्त होता है, यानी कि पुरुषों की तुलना में महिला आधा लीटर रक्त
कमी के महसूस करती है। अब देखते हैं 5 लीटर जो रक्त होता है, 5.5 लीटर रक्त होता है मनुष्य में, वो रक्त का प्रवाह कैसे होता है। आप जानते होंगे कि हमारा जो हृदय होता है, टोटल शरीर से एक बार खून आता है और एक ही बार 5 लीटर खून प्रवाह कर देता है, ऐसा सोचते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इस तरह से 5 लीटर आएगा और 5 लीटर एक बार पंप किया जाएगा तो पूरी नस फट जाएगी और उसी टाइम मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। तो देखते हैं इसके बारे में, समझते हैं कि रक्त जो है हमारे शरीर का अंदर कैसे प्रवाह होती है। देखिए 1 मिनट में हमारा जो हृदय होता है 72 बार धड़कती है। 1 मिनट में 72 बार धड़कती है, आप जानते होंगे। और जब एक बार धड़केगी हृदय तो 70 ml रक्त का प्रवाह होता है। तो 1 मिनट में कितना बार धड़क रहा है? 72 बार। एक बार में 70 ml, तो 1 मिनट में 72 बार धड़केगी तो 72 बार 70 ml रक्त निकलता रहेगा। तो 70 में आप 72 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा? 7 दूनी 14, 7 49, 1 50, 1 जीरो, इतना ml हो गया, इतना ml खून हो गया। अब देखिए ml को हम लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भागा दे देंगे, यानी कि आ जाएगा 5.040 इतना, यानी कि 5 लीटर जो है खून लगभग हमारे शरीर में 1 मिनट के अंदर प्रवाह हो जाता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और उसी 72 बार में हमारे शरीर के सभी पर जितने भी खून होते हैं टोटल निकल के हृदय में आते हैं और हृदय से पूरे शरीर में शुद्ध होकर चले जाते हैं 1 मिनट के अंदर। तो इस तरह से हमारा प्रोसेस शरीर के अंदर हृदय करता रहता है। यही टोटल कार्य हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं इस रक्त के निर्माण के बारे में। देखिए रक्त का निर्माण कैसे होता है। रक्त का निर्माण जो 2 अवस्था में होता है। एक भ्रूण अवस्था में, जब बच्चे गर्भ की अवस्था में होते हैं उस अवस्था को भ्रूण अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में रक्त का निर्माण लीवर के माध्यम से होता है, यानी कि यकृत के माध्यम से होता है। उसमें दिल का विकास अच्छे से नहीं हुआ रहता है और नहीं उसके अंदर हड्डियों का विकास हुआ रहता है, इसलिए उसके अंदर लीवर से रक्त का निर्माण होता रहता है और उसके माध्यम से उसमें परिवहन होता रहता है। अब बात करते हैं जब भ्रूण अवस्था से बच्चे बाहर निकल जाते हैं, शिशु अवस्था या फिर बाल्य अवस्था का है या फिर वयस्क अवस्था का है, जब हड्डियां पूरी तरह से मजबूत हो जाती है, तो जब मनुष्य में हड्डियां मजबूत हो जाती है तो इसमें खून का निर्माण अस्थि मज्जा से होता है, यानी कि बोन मैरो से होता है। मनुष्य जब पूरी तरह से विकसित हो जाता है, जरूरी नहीं है कि शिशु के रूप में ही पूरी तरह से वयस्क हो जाता है, तो यहाँ पर हम वयस्क भी ले सकते हैं। वयस्क का मतलब हड्डियां अगर मजबूत हो गई है, मोटी हो गई है, तो उसमें अस्थि मज्जा पाई जाती है। अगर हड्डियां अगर चिकन उकन आप खाए होंगे तो उस हड्डिया को दांत से आसानी से कुछ के खाए होंगे कभी कभी, तो उसे अंदरवा देखेंगे तो इसमें कुछ धागे जैसा संरचना पाई जाती है, कुछ रक्त लाल लाल टाइप के पाई जाती है संरचना, उसी को हम लोग चूस जाते हैं, तो वही जो है अस्थि मज्जा कहलाती है। उसी अस्थि मज्जा के चलते हमारा रक्त का निर्माण होता है। तो आई होप कि ये समझ गए होंगे। अब देखते हैं रक्त का तो निर्माण हो गया, अब मृत्यु भी होता है। जितने भी रक्त होते हैं, रक्त के प्रकार के बारे में अगर बताएंगे तो आप जानिएगा कि रक्त 2-3 प्रकार होते हैं, WBC, RBC और रक्त पट्टिकाणु होते हैं। इस रक्त के सभी प्रकार का स्पेशल जीवन काल होता है। मतलब ये जो WBC होते हैं वो कुछ दिन तक जीवित रहेंगे और RBC कुछ दिन तक रहेंगे, उसके बाद मर जाएंगे। तो मर जाते हैं तो शरीर के अंदर जो पलिया होती है, स्प्लीन होती है, स्प्लीन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में पलिया कहते हैं, ये हमारे अमाशय के ठीक अमाशय जहाँ से शुरू होती है इसके जस्ट ऊपर, मान के चलिए यहाँ से अमाशय शुरू हुई है, यहाँ से अगर मान के चलिए यहाँ से चित्र यहाँ पर बना रहा हूँ, यहाँ से अमाशय शुरू होते हैं, यहाँ पर पलिया पाई जाती है। आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं तो ये चित्र को देखिए और आप इस चित्र के सहायता से आप अच्छे से समझ पाएंगे। आप देख लिए इस चित्र को, तो वहीं पर पलिया पाई जाती है और पलिया में टोटल खून जब जीवन काल हो जाता है तो वहां पर आ जाती है और वो मर जाती है। और जब मरती है तो उस मरने के बाद खून का सफाई करने के लिए हमारे बॉडी के हर एक कोशिका में लाइसोसोम पाई जाती है। वही लाइसोसोम मरी हुई कोशिका को पाचित करके समाप्त कर देती है, गला देती है और गला देने के बाद समाप्त कर देती है। इसीलिए पलिया को जितने भी खून होते जाकर मर जाते हैं, इसीलिए पलिया को कब्र कहा जाता है। खून का कब्र किसे कहा जाता है? पलिया को कहा जाता है ग्रेव यार्ड कहा जाता है। ग्रेव माने कब्र, यार्ड कब्र का यार्ड कहा जाता है। कब्र का आंगन किसे कहा जाता है? तो पलिया को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं रक्त का स्थान। देखिए रक्त हमारे शरीर के अंदर कहाँ पर रहता है? ये हृदय में नहीं रहता है। हृदय में जो हमारा रक्त का केवल परिवहन का काम होता है और शुद्ध होने का केवल काम होता है। ये प्रोसेस है, यही से पंप करके पूरे शरीर में भेजा जाता है। हालांकि वहां पर रहता नहीं है, रहने के लिए एक स्पेशल जगह होती है। तो रक्त जो है रहने के लिए स्पेशल जगह जो है स्टोर पलिया में ही होती है। यहाँ पर मृत्यु भी होती है और पलिया में रहती भी है। टोटल खून जाकर पलिया में
जाकर संचित रहती है। तो स्प्लीन में रक्त का स्थान है, यानी कि अगर कहा जाए रक्त स्टोर कहाँ रहती है तो पलिया में होती है। इस पलिया को ब्लड बैंक कहते हैं। कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा ब्लड बैंक किसे कहते हैं तो आप आसानी से बोल सकते हैं पलिया को ब्लड बैंक कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अन्य टॉपिक के बारे में। देखिए कोलेस्ट्रॉल की मात्रा, रक्त में जितने भी रक्त होती है उस रक्त में 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर, डेसीलीटर नहीं होता मिली माइक्रो नैनो पिको सेंटीमीटर, डेसी होता है ना, डेसी वही डेसीलीटर। प्रत्येक डेसीलीटर में, एक डेसीलीटर में 200 mg यानी 200 ग्राम, प्रत्येक डेसीलीटर में 200 ग्राम रक्त 200 ग्राम कोलेस्ट्रॉल की मात्रा रहती है। मानिए कि एक डेसीलीटर रक्त में 200 ग्राम कोलेस्ट्रॉल की मात्रा रहती है। एक डेसीलीटर का मतलब कितना होगा, एक चम्मच से 2 चम्मच के आसपास होगा एक डेसीलीटर। उस डेसीलीटर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितना रहना चाहिए, 200 ग्राम रहना चाहिए। अगर 200 ग्राम से ज्यादा रहेगा या फिर कम रहेगा तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होगी। देखिए कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जितना भी हम लोग खाते हैं, जैसे में तेलीय पदार्थ खाते हैं, तेलीय पदार्थ से समोसा खा लेते हैं, बाजार से तेल वाले जो भी सामान खाते हैं, वही तेलीय सामान जो है हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का निर्माण करते हैं। अगर ज्यादा हो जाता है तो जब धमनियां जो शीरा होती है उसमें रक्त का प्रवाह होती है, उसी धमनी और शीरा की जो दीवार होती है उसमें मोटा कर देती है, दीवारों को अंदर को जाम कर देती है। इस जाम करने के बाद जो रक्त का प्रवाह होता है वो रक्त का प्रवाह कम हो जाता है, इसलिए कहते हैं ब्लड प्रेशर कम हो गई है, ब्लड प्रेशर हाई हो गई है। तो इसका भी मात्रा रक्त में फिक्स रहना चाहिए 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर। तो इसका भी बहुत ज्यादा जरूरी है और बाजार के सामान को एक लिमिट में खाने की कोशिश कीजिएगा। अब बात करते हैं हम हीमोग्लोबिन की मात्रा। देखिए प्रत्येक डेसीलीटर रक्त में, एक डेसीलीटर भी बताया कि 1-2 चम्मच के आसपास होगा, तो उस डेसीलीटर रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 ग्राम रहना चाहिए। देखिए हीमोग्लोबिन के चलते हमारा रक्त का रंग लाल होता है और इसका भी एक और स्पेशल काम है, जो हमारे खून में शुद्ध होने के लिए फेफड़ा में भेजा जाता है, जो खून शुद्ध होने के लिए। तो हीमोग्लोबिन ही सबसे महत्वपूर्ण काम करता है खून को शुद्ध करने के लिए, क्योंकि एक हीमोग्लोबिन के अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 को ग्रहण करने के बराबर होती है। तुरंत जैसे ही फेफड़ा में जाता है तो हीमोग्लोबिन एगो निकल जाता है, ऑक्सीजन का चरचर को पकड़ पकड़ कर लेकर आकर भर्ती कर लेता है और शुद्ध होने के बाद पूरे शरीर में पहुंचा देती है। तो हीमोग्लोबिन का खून शुद्ध करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। अगर ये मात्रा हीमोग्लोबिन की अगर खून में इस ग्राम के आसपास रहेगा तो हमारे शरीर के अंदर फुर्ती रहेगी, मजबूती रहेगी और मन एकदम चंचल रहेगा। और यही बात करेंगे मेल के बाद फीमेल का अगर बात किया जाए तो फीमेल में 13 ग्राम रहती है प्रति डेसीलीटर में। अगर इससे नीचे जाएगा या फिर इससे ज्यादा हाई ऊपर जाएगा तो उतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत होगी जब ये 20 से ऊपर जाएगी। और नीचे चली जाएगी तो मनुष्य जो है एकदम उदास रहने लगेगा, मन नहीं लगेगा, चलने का मन नहीं करेगा, काम करने का मन नहीं करेगा, ये सारी सिचुएशन होने लगेगी। अब हम बात करते हैं इस टॉपिक पर आगे की ओर। चलिए अब वीडियो के साथ बने रहिए, तब तक इस टॉपिक को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब हम रक्त के कार्य के बारे में बातचीत करते हैं, वर्क ऑफ ब्लड। देखिए रक्त जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट तरल पदार्थ होता है। ये तरल पदार्थ हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है और हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करती है। इनका हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए इन जरूरी कार्यों के लिए हम इनके काम के बारे में जानते हैं। तो शरीर के सबसे पहले क्या करता है, ताप को नियंत्रित करता है। इसका पहला कार्य होता है शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। देखिए हमारा जो शरीर होता है, एक स्वस्थ मनुष्य का जो शरीर होता है, उसका तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ये 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा या फिर कम होगा तो उस शरीर के लिए हानिकारक होगा। ज्यादा होगा तो तुरंत बुखार लग जाएगा, कम होगा तो एकदम शरीर ठंडा लगने लगेगा। हम किसी भी प्रकार के मौसम में चले जाए, ज्यादा ठंडा वाली जगह पे चले जाए या फिर ज्यादा गर्म वाले जगह में चले जाए, हमारा जो रक्त होता है वो शरीर के तापमान को 37 डिग्री बनाए रखने में मदद करता है। दूसरा कार्य परिवहन के बारे में बातचीत करते हैं। परिवहन का मतलब क्या होता है, परिवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाना और ले आना, यही परिवहन होता है। परिवहन में 2-3 को काम होता है। पहला ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को उधर से लेकर आना, ये काम होता है। यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है हमारा खून। जैसे हमारा खून शुद्ध होता है तो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है खून, और उधर से जब अशुद्ध हो जाता है तो अशुद्ध होने का मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर हमारे हृदय तक लेकर आता है खून। ये परिवहन का काम करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। दूसरा है पोषक पदार्थों का भी परिवहन करता है। देखिए जितने भी हम प्रकार के भोजन खाते हैं, खाने वाले जितने भी प्रकार के भोजन हैं, तो भोजन खाते हैं तो उसमें पोषक तत्व की मात्रा रहती है। वही पोषक तत्व की मात्रा शरीर के अंदर जब पाचित होता है तो उसको निकाल लिया जाता है। निकालने के बाद उसके शरीर के हर भाग में पहुंचाया जाता है।
हम इसके बाद इसके पहले हम बताए थे कि रक्त एक संयोजी ऊतक यानी कि कनेक्टिंग टिश्यू है, हमारे शरीर के हर भाग में कनेक्ट है, सटा हुआ है। तो वही सटने की वजह से हमारे शरीर के अंदर जितने भी पोषक तत्व बनता है सभी कोशिकाओं में पहुंचाने का काम करता है ये हमारा खून। तीसरा है उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ मतलब यूरिया, ये उत्सर्जी पदार्थ को भी निकालने में मदद करता है। देखिए जो भी हम पानी उनी पीते हैं या फिर तरल पदार्थ खाते हैं, उस खाने की मात्रा में कुछ बेकार भी पदार्थ मिले रहते हैं। उस बेकार पदार्थ को खून क्या करता है, हमारे किडनी तक पहुंचा देता है और किडनी उनमें से आवश्यक पदार्थ को निकाल लेता है और शरीर के लिए रख लेता है। जो भी बेकार पदार्थ होता है उसको मूत्र के माध्यम से बाहर निकाल देता है। ये इसका काम के बारे में बात हुआ। अब हम बात करते हैं रक्त के प्रकार के बारे में। देखिए रक्त का मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग तरल भाग और दूसरा ठोस भाग। तरल भाग में ही कुछ ठोस पाए जाते हैं, वो रक्त पटिकाणु कहलाते हैं या रुधिराणु कहलाते हैं। तरल भागों को हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा के अंदर जो भी ठोस पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, रक्त पटिकाणु कहते हैं। देखिए जो प्लाज्मा होती है यानी कि जो तरल पदार्थ होती है रक्त में 55% या फिर 60% रहती है और ठोस की मात्रा 45% या फिर 40% रहती है। कभी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछेगा रक्त में तरल पदार्थ की मात्रा कितना होती है या फिर रक्त में प्लाज्मा की मात्रा कितना होती है, तो 55% ऑप्शन में रहेगा या फिर 60% रहेगा। दोनों कभी भी नहीं रह सकता है। तो दोनों हम दे दिए, कभी 55 भी रह सकता है तो कभी 60 भी रह सकता है। आप आसानी से वहां पर चूज कर सकते हैं। उसी प्रकार ठोस में भी या फिर रक्त पटिकाणु या फिर इसको ठोस भाग भी कह सकते हैं, इसकी मात्रा 45 से 40% होती है। अब हम बात करते हैं तरल पदार्थ में जो भी प्रकार के प्रोटीन पाई जाती है। देखिए जो प्लाज्मा होती है ये हमारे रक्त का एक तरल पदार्थ होती है, इसकी मात्रा 55 से 60% होती है। ये हल्का रंग का होता है। इस हल्का रंग में बहुत सारे प्रोटीन मिले रहते हैं जिसमें 3 प्रोटीन मुख्य रूप से उपयोगी है, फाइब्रोनोजिन, प्रोथोबिन, हिपेरिन। फाइब्रोनोजिन और प्रोथोबिन एक ऐसा हार्मोन है जिसके चलते, ये प्रोटीन हार्मोन नहीं ये प्रोटीन है, जिसके चलते रक्त का रंग जो है थोड़ा अधिक गाढ़ा रंग का पीला होता है। और जैसे ही ये फाइब्रोनोजिन रक्त में से यानी कि प्लाज्मा में से निकल जाएगा, अगर प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजिन निकल जाएगा तो उस फाइब्रोनोजिन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। अगर प्लाज्मा में से प्रोटीन निकल जाएगा फाइब्रोनोजिन प्रोटीन, तो इसको क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइब्रोनोजिन रहित प्लाज्मा को क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। अब देखिए इसका अगर हिपेरिन का बात किया जाए तो हिपेरिन का भी एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण काम होता है। देखिए हमारे शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह धमनी और शिरा के अंदर होता रहता है, लेकिन कहीं पर भी नहीं जमता है जब तक कि किसी प्रकार के भयंकर चोट ना लगे। हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का रक्त कहीं पर भी न जमे, इसके लिए महत्वपूर्ण प्रोटीन होता है हिपेरिन। हिपेरिन एक ऐसा प्रोटीन है जो प्लाज्मा में पाई जाती है, रक्त को शरीर के अंदर जमने नहीं देती है। ये रक्त को थक्का बनने में मदद नहीं करती है शरीर के अंदर। अगर शरीर के अंदर रक्त जम जाएगा तो रक्त एक जगह से दूसरे जगह प्रवाह नहीं होगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं ठोस के बारे में। देखिए ठोस जो है ये रक्त पटिकाणु के नाम से जाना जाता है, रुधिराणु के नाम से जाना जाता है। ये 3 प्रकार की होती है। पहला आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी के मतलब रेड ब्लड कॉर्पल्स, लाल रक्त कोशिका या केशिका। व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स, सफेद रक्त कोशिका या केशिका, प्लेटलेट्स। अब देखिए आरबीसी का बायोलॉजिकल नाम एरिथ्रोसाइटस, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइटस और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइटस। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि आरबीसी का टेक्निकल नाम क्या है या आरबीसी का बायोलॉजिकल नाम क्या है, एरिथ्रोसाइटस, आरबीसी डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइटस, इस प्रकार पूछा जाता है। देखिए आरबीसी में अगर बात किया जाएगा, आरबीसी रक्त में कितना प्रतिशत आरबीसी जो है रक्त में कितना पाई जाती है, तो 50 लाख पाई जाती है, मतलब 5 मिलियन पाई जाती है। 5 मिलियन 5 लिख दिए। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा रक्त में आरबीसी की मात्रा कितना पाई जाती है, 50 लाख या फिर 5 मिलियन। इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है। ये मर जाती है तो मर जाने के बाद 120 दिन के बाद कहाँ चली जाती है, पलिया में यानी कि स्प्लीन में चली जाती है। स्प्लीन में जाने के बाद वहां पर लाइसोसोम आकर उसकी भक्षण करके पूरी तरह से समाप्त कर देता है, खा पी कर उसको समाप्त कर देता है। अब बात करते हैं ल्यूकोसाइटस। ये ल्यूकोसाइटस यानी कि डब्ल्यूबीसी, इसकी संख्या रक्त में 10,000 होती है। इसकी जीवन काल 2 से 4 दिन तक होती है। 2 से 4 दिन के बाद चली जाती है पलिया में, वहां जाकर प्राण छोड़ देती है अपना। अब बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में, यानी कि थ्रोम्बोसाइटस। इसकी संख्या जो है रक्त में 2 लाख होती है। ये इसका जीवन काल 7 दिन तक होता है। जैसे ही 7 दिन तक होगा या फिर इसका 120 दिन होगा, 4 दिन होगा, 7 दिन होगा, ये अपने जीवन काल जैसे ही पूरा करेंगे कहाँ पर चले जाएंगे, प्राण त्यागने के लिए अपना पलिया में चले जाएंगे और पलिया में जाकर पूरी तरह से अपना प्राण त्याग देंगे और वहां पर लाइसोसोम आकर उसको खा पका कर पूरी तरह से खत्म कर देगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि टोटल आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। और ये भी बता दूं कि आरबीसी की मात्रा रक्त में से 50 लाख से जैसे ही कम होगा तो हमारा शरीर के अंदर थकान होने लगेगी, हमारे शरीर के अंदर कमजोरी होने लगेगी, किसी प्रकार के काम करने में मन नहीं लगेगा, इस तरह से कमी आने लगेगी। अगर बात करें डब्ल्यूबीसी के बारे में, देखिए डब्ल्यूबीसी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका काम होता है। हमारे इस शरीर में डब्ल्यूबीसी जो होता है हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को प्रदान करता है, ये डब्ल्यूबीसी ही। अगर डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर के अंदर कम हो जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग तुरंत होने लगेगा। कभी सर्दी होगा, बुखार होगा, जुकाम होगा, डायरिया होगा, फिलेरिया होगा, इस तरह से विभिन्न प्रकार का रोग होने लगता है। जब एड्स होता है यानी कि HIV हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो ये डब्ल्यूबीसी को ही मार देते हैं, पूरी तरह से खून में से डब्ल्यूबीसी समाप्त हो जाते हैं। कब? जब एड्स बीमारी होगा। एड्स बीमारी में कौन सा वायरस होता है? HIV, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। HIV जब वायरस हमारे शरीर के अंदर चला जाएगा तो रक्त को ही प्रभावित करता है और रक्त में से डब्ल्यूबीसी को पूरी तरह से मार देता है। जैसे ही मर जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता तो समाप्त हो जाएगी और तुरंत हम लोग बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। HIV एड्स भी हो जाएगा, विभिन्न प्रकार के तुरंत छोटे छोटे बीमारियां हमारे शरीर के अंदर आकर हमारे शरीर को मार सकती है। तो इस तरह से अगर डब्ल्यूबीसी की अगर मात्रा बढ़ानी होगी तो हम इस सारे के सारे टॉपिक के बारे में, डब्ल्यूबीसी हो या आरबीसी हो, प्लेटलेट्स हो, अगले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा बहुत लंबा हो चुका है। अगले वीडियो में इन टोटल टॉपिक के बारे में पूरी तरह से विस्तार से जानेंगे। तब तक यहीं पर हम लोग इस टॉपिक को रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हुआ तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।